Hello students, myself Jagruti Balubhai Patel. Welcome to the lecture number 6 for the PL, SQL and triggers from the subject ADBMS, which is related to the third year, diploma third year, fourth sem student. तो हम यूनिट 2 के बारे में बात कर रहे हैं और यूनिट 2 के ये सब मेजर पॉइंट है एंड दिस वन इज द सिलेबस. फ्रॉम दिस सिलेबस वी ऑलरेडी कंप्लीट 2A मेजर पॉइंट. फ्रॉम देम 2.1, 2.2 एंड 2.3 आर द सब पॉइंट. ये हमने डिस्कस कर लिए हैं. और सेकेंड पॉइंट विच इज़ 2B एंड 2C इज ऑलरेडी डिस्कस एंड 2.4 is completed. So in today's lecture number 6, we are discussing about the 2D point, which is explain and implement concept of a exception handling. और उसके अंदर एक सब पॉइंट है विच इज़ एक्सेप्शन, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन और यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन. तो हम लोग लेक्चर नंबर 6 के अंदर ये 2D वाला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो उससे पहले एक बार आगे के लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द PL/SQL और उसके बाद डिफरेंस डिस्कस किया था. PL/SQL कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर डेटा टाइप क्या आएगी, देन वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है, कांस्टेंट कैसे क्रिएट होता है, मैसेज कैसे डिस्प्ले होता है. आफ्टर दैट अगर PL/SQL के कोड को कमेंट करना है या तो जो कोड है उसे मुझे क्रिएट और रन करना है तो वो कैसे किया जाएगा, वो सब हमने डिस्कस किया था. देन 2B और 2C पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से है, देन इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से है और सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से है. तो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब कि किसी कंडीशन के ऊपर पूरा एग्जीक्यूशन डिपेंड होगा, दैट वन इज अ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर. फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द 3 पार्ट विच इज अ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड एल्स इफ. और लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था. इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर कब यूज होगा, तो जब मुझे कोई लूप ऑफ द कोड मतलब कि कोई कोड है वो बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज होता है. और उसके लिए 3 पार्ट थे, लूप, देन व्हाइल लूप एंड देन फॉर लूप. और लास्ट लेक्चर में हमने सिक्वेंशियल कंट्रोल भी डिस्कस किया था विच इज़ अ गो टू स्टेटमेंट. गो टू स्टेटमेंट कब यूज होगा, तो जब मुझे अनकंडीशनली जंप करवाना है कहीं पे तब ये गो टू स्टेटमेंट यूज होगा. तो ये वाला पार्ट हमने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था तो उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट था लूप. तो लूप जो होगी वो इनफाइनाइट तक घूमती रहेगी, इसीलिए उसे स्टॉप करने के लिए एग्जिट स्टेटमेंट का यूज होगा. उसके लिए ये सिंटेक्स है सिंपली लूप, देन जो कोड रिपीट करना है वो एग्जीक्यूट कमांड के अंदर लिखा जाएगा और लूप को एंड करने के लिए एंड ऑफ द लूप. बट लूप इनफाइनाइट तक घूमेगी इसीलिए उसे स्टॉप करने के लिए हमने प्रोग्राम में लिखा है एग्जिट व्हेन सम कंडीशन. तो इस तरह से लूप जो इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो वर्क करेगा. नेक्स्ट वन इज अ फॉर लूप. फॉर लूप कैसे वर्क करेगा, तो फॉर लूप के अंदर हम लोग वेरिएबल एक दे देंगे और उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी दे देंगे. तो यहाँ से लूप स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी. अगर मैंने रिवर्स नाम के कीवर्ड का यूज किया है तो उल्टी लूप घूमेगी, मतलब टू एंड टू स्टार्ट जाएगी. और सिंपली लूप लिखना है और जो कोड रिपीट करना है वो यहाँ पे लिखना होगा. ओके, तो दैट वन इज अ फॉर लूप. देन वी डिस्कस अबाउट द व्हाइल लूप. व्हाइल लूप के अंदर क्या होगा कि पूरा जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है जो रिपीट हो रहा है वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा. तो उसकी सिंटेक्स में क्या लिखा जाएगा, व्हाइल देन कंडीशन. तो एक कंडीशन के ऊपर वो डिपेंडेंट है. तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूटेबल कमांड रिपीट होता रहेगा और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है या तो नल हो जाती है तो वो एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. तो इस तरह से हमारी व्हाइल लूप वर्क करती है. उसके रिलेटेड हमने प्रोग्राम भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. देन lastly we discuss in lecture number 5 which is a sequential control statement. sequential control statement में कौन सा स्टेटमेंट है, तो go to statement. go to statement कब यूज होगा, जब मुझे कोई कंडीशन चेक किए बिना ही कहीं पे मेरे जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसे ले जाना है, मतलब कि पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 पे जंप करवाना है. तो फॉर दैट रीजन गो टू स्टेटमेंट इज यूज. एंड गो टू स्टेटमेंट के अंदर सिंटेक्स थी गो टू, आफ्टर दैट लेबल का नाम. तो जो जंप हियर यहाँ पे लिखा है वो कहीं पूरे प्रोग्राम में जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट
जंप हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कोई कंडीशन पे ऊपर डिपेंड नहीं है सीक्वेंशियल कंट्रोल, वो सीक्वेंस को ब्रेक कर देता है और जहाँ पे वो जंप मतलब कि वो लेबल लिखा होगा वहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंशियल कंट्रोल वर्क करता है। तो ये हमने लास्ट में प्रोग्राम भी देखा था कि यहाँ पे क्या है, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, तो वेलकम टू प्रिंट होगा, प्राइम कॉलेज भी प्रिंट होगा, देन गो टू डिप्लो आया, तो गो टू डिप्लो आया तो जहाँ पे डिप्लो नाम का लेबल मैंने लिखा है वहाँ पे जंप करेगा, मीन्स की ऑफ डिप्लोमा, तो पूरा आउटपुट क्या आएगा, वेलकम टू प्राइम कॉलेज ऑफ डिप्लोमा, और ये जो डिग्री वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर विच इज़ अ गो टू स्टेटमेंट इज वर्क। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो डिपेंडेंट है 2D पॉइंट विच इज़ अ एक्सप्लेन एंड इम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अ एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है 2.5, एक ही पॉइंट है 2.5 विच इज़ अ एक्सेप्शन, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेप्शन से। तो एक्सेप्शन नॉर्मली क्या है, तो एक्सेप्शन मीन्स व्हाट, कि अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन है बट वो कब अराइज हो रही है, रन टाइम पे। जब मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया तब कोई एरर नहीं है, बट जब मैं प्रोग्राम को रन कर रही हूँ तो वो कुछ एरर जनरेट कर रहा है, और वो एरर की वजह से मेरा जो रन एग्जीक्यूशन जो रन हो रहा है वो अनकंडीशनली स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि वो पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ और क्यों मेरा प्रोग्राम का आउटपुट स्टॉप हो गया। तो उस तरह की जो एरर है उसे रन टाइम पे जो जनरेट होती है उसे एक्सेप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट अराइज एट अ रन टाइम, ओके, एंड एक्सेप्शन इज अ अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। हमें पता नहीं होता है कि इस तरह की एरर आने वाली है, तो वो जो है उसे एक्सेप्शन बोला जाता है। इट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम पूरा रन हो रहा होगा उसे टर्मिनेट कर देगा, मतलब कि वो डिस्टर्ब करेगा पूरे प्रोग्राम के फ्लो को। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, तो जो ये रन टाइम एरर है उसे कैसे हैंडल करना है और उसके लिए पर्टिकुलर मैसेज यूजर को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, उससे उसे आइडिया आएगा कि हाँ भाई ये एरर आई रन टाइम पे इसीलिए ये स्टॉप हुआ, तो दैट वन इज नोन एज अ एक्सेप्शन हैंडलिंग। जो देखो यहाँ पे लिखा है runtime error can be handled in some useful way rather than getting some specific message and terminate the program directly. It is called exception handling. In short, mechanism to handle runtime error is known as a exception handling. मतलब कि जो runtime error जनरेट हो रही थी और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो रहा था, तो उसे हैंडल करने के लिए मुझे जो मैकेनिज्म परफॉर्म होता है दैट वन इज नोन एज अ एक्सेप्शन हैंडलिंग। बिल्ट इन नेक्स्ट पॉइंट इज अ बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलर। उसमें भी वही लिखा है कि एन एक्सेप्शन इज एन रन टाइम एरर, दिस एरर इन्वॉल्व द ऑपरेट। हाँ, और ये जो रन टाइम एरर होगी वो कौन कौन सी होगी, तो फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय जीरो, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, कोई भी वैल्यू को आप लोग डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है कि अगर मैंने प्रोग्राम लिखा है और दो वैल्यू एंटर करवा रही हूँ और दो वैल्यू का मुझे डिवीजन करवाना है और दोनों वैल्यू मैं रन टाइम पे यूज़र के पास से डाल रही हूँ, तो दोनों वैल्यू में से जो दूसरी वैल्यू है वो यूज़र ने ज़ीरो डाल दी, तब प्रॉब्लम क्या हुआ, ज़ीरो डाली है तो दूसरी वैल्यू ज़ीरो है, तो वो डिवाइड बाय ज़ीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं थी, बट रन टाइम पे जब मैंने वैल्यू डाली तब वो एरर जनरेट हुई, तो उसे हैंडल करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो दैट पार्ट इज नोन एज अ एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, तो जो एक्सेप्शन रन टाइम पे जनरेट होता है वो किस टाइप के होते हैं, जैसे कि डिवाइड बाय जीरो, एक्सेस टू अनऑथोराइज्ड डेटा, मतलब कि कोई डेटा प्राइवेट है और वो मैं एक्सेस कर रही हूँ थ्रू प्रोग्राम, तो वो तो मुझे रन टाइम पे ही पता चलेगा, तो दैट टाइप ऑफ exception that type of error is known as a exception. Or Oracle use various exception and exception handler to handle such kind of error. Oracle इसके लिए बहुत सारे exception handler रखे हैं, तो ये error को generate करने के लिए, और उसे बोला जाता है exception handler और exception handling. ओके, तो मैं पूरा एक डायग्राम बताती हूँ जिसमें पूरा वर्क दिखा है एक्सेप्शन हैंडलर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा PL/SQL ब्लॉक स्कैन हुआ, कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है, देन मैं अंदर गई, यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसके रिलेटेड एक कोड जनरेट होगा, अगर एक्सेप्शन नहीं है तो जो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग है वही परफॉर्म होगा। अगर
एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो कोड अवेलेबल टू हैंडल एक्सेप्शन वो वाला पार्ट जनरेट होगा। अगर कोई यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, मतलब कि डिवाइड बाय जीरो इज अ वन टाइप ऑफ रन टाइम एरर, बट मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर डिवाइड बाय 5 भी नहीं करवाना है, मतलब कि वो यूजर ने एक्सेप्शन जनरेट किया है, यूजर ने एक एक्सेप्शन हैंडल किया है कि इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे पहले तो वो चेक करेगा कि कोई नॉर्मल एक्सेप्शन है कि नहीं है, अगर वो हुआ तो उसके रिलेटेड वो टास्क परफॉर्म करेगा। अगर वो परफॉर्म हो गया और उसके बाद यूजर ने भी कोई एक्सेप्शन जनरेट करवाया है तो वो चेक होगा, देन हमारा प्रोग्राम स्टॉप होगा। बट यूजर ने कोई अपनी तरह से कोई एक्सेप्शन जनरेट चेक नहीं करवाया है तो डायरेक्टली डिफॉल्ट एक्सेप्शन होगा वो जनरेट होगा और पूरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा पूरा एक्सेप्शन हैंडलर वर्क करेगा। तो सिंपली पहले PL/SQL ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आफ्टर दैट वो चेक करेगा कि एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। अगर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो उसके रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो परफॉर्म करेगा। अगर उसके साथ साथ हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है वो जनरेट किया है तो वो हैंडल होगा। अगर जनरेट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेप्शन होगा वो जनरेट होगा एंड देन हमारा पूरा जो ब्लॉक है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा वर्किंग दिखा है यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर का। ओके, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ एक्सेप्शन। टाइप ऑफ एक्सेप्शन के अंदर है सिस्टम एक्सेप्शन एंड यूजर डिफाइंड। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सेप्शन आर यूज्ड फॉर द PL/SQL विच इज अ सिस्टम एक्सेप्शन एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। और जो ये सिस्टम एक्सेप्शन है which is furtherly divided into the two part which is a named exception and numbered exception. સિસ્ટમ એક્સેપ્શનમાં બી પાછા બે ટાઈપ છે, નેમ એક્સેપ્શન અને નંબર એક્સેપ્શન. સિસ્ટમ એક્સેપ્શન એટલે આ બધા ડિવાઇડ બાય ઝીરો, પછી यूज़र डिवाइड बाय ज़ीरो, देन यूज़र कोई अलग डेटा एक्सेस कर रहा है जो उसे परमिशन नहीं है, वो टाइप के एरर सिस्टम के थ्रू जनरेट हो गए, इसीलिए उसे सिस्टम एक्सेप्शन बोले जाएंगे. और अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में डिवाइड बाय 5 नहीं करवाना है तो यूज़र ने वो एक्सेप्शन जनरेट करवाया है, तो दैट वन इज नोन एज अ यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन. तो फर्स्ट हम लोग सिस्टम एक्सेप्शन से स्टार्ट करते हैं कि सिस्टम एक्सेप्शन कौन कौन से है और वो कैसे हैंडल होते हैं. बाद में हम लोग यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए कौन सी सिंटेक्स है और वो कैसे वर्क करेगा वो सब देखेंगे. ओके, तो सिंपली एक्सेप्शन जो जनरेट होगा उसके लिए सिंटेक्स ये होगी. तो एक्सेप्शन कैसे जनरेट करवाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्शन कीवर्ड, देन व्हेन, कौन सा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो उसके लिए नाम, देन और वो एक्सेप्शन अगर जनरेट हो रहा है तो मुझे क्या कोड परफॉर्म करना है तो वो कोड टू द हैंडल एक्सेप्शन में लिखना है. तो ये सिंपल सिंटेक्स है जिससे हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करेंगे. ओके, तो दिस इज द सिंटेक्स फॉर द एक्सेप्शन एंड टाइप ऑफ द एक्सेप्शन, जिसमें से हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करें विच इज अ सिस्टम एक्सेप्शन. System exception means what? कि in PL/SQL various runtime error are associated with the different exception and this type of exception are known as a system exception. डायरेक्टली PL/SQL के अंदर रन टाइम एरर जो जनरेट हो रही है दैट वन इज नोन एज अ सिस्टम के थ्रू जनरेट हो रही है, दैट वन इज नोन एज अ सिस्टम एक्सेप्शन. एंड दैट सिस्टम एक्सेप्शन आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट विच इज अ नेम्ड एंड नंबर्ड एक्सेप्शन. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेम्ड एक्सेप्शन क्या है वो. तो नेम्ड एक्सेप्शन मीन्स सम कॉमनली अकरिंग सिस्टम एक्सेप्शन आर गिवन नेम एंड नोन एज अ नेम एक्सेप्शन. बहुत सारी सिस्टम के थ्रू एरर जनरेट होती है तो दैट वन नोन एज अ नेम्ड एक्सेप्शन, और वो बहुत सारी है, 15 से 20 जैसी है, जिसमें से थोड़ी बहुत यहाँ पे टेबल में डिस्कस की है. तो फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है इनवैलिड नंबर, मतलब कि टू नंबर फंक्शन फेल टू कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर. मतलब कि अगर एटर रन टाइम पे एंटर करने के लिए नंबर बोला है बट यूजर ने स्ट्रिंग एंटर कर दी तो वो स्ट्रिंग नंबर में जनरेट नहीं, मतलब कि इनवैलिड नंबर डेटा. देन यूजर ने रन टाइम पे जो डेटा सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू कोई डेटा फाइंड आउट कर रहा है तो वो तो मुझे रन टाइम पे ही पता चलेगा कि वो डेटाबेस में है कि नहीं है. तो अगर वो एटर रन टाइम पे फाइंड नहीं हुआ तो नो डेटा फाउंड एक्सेप्शन आर जनरेटेड. नेक्स्ट वन इज द जीरो डिवाइड, जो मैंने बोला डिवाइड बाय जीरो पॉसिबल ही नहीं है. अगर वो एटर रन टाइम पे यूजर ने सेकेंड वैल्यू डिवीजन के अंदर जीरो डाल दी तो दैट टाइम जीरो डिवाइड एक्सेप्शन आर हैंडल. ये सब एक्सेप्शन है, बिल्ट इन एक्सेप्शन है, इसे
हमने नहीं बनाया है, वो एक्सेप्शन PL/SQL के अंदर ओरेकल थ्रू बने हुए हैं, वो हम लोग डायरेक्टली हमारी सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस तरह से ही लिखना है, जैसे लिखा है वैसे ही कि 0_divide, इस तरह से ही ये डिवाइड बाई 0 वाला एक्सेप्शन हैंडल होगा। देन नेक्स्ट वन इज अ टू मैनी रोज। तो सिलेक्ट इनटू मतलब कि मैंने कुछ सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू कुछ क्वेरी के थ्रू कुछ सिलेक्ट किया है, बट उसमें जो मैंने रो डाली है वो जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, मतलब स्टेटमेंट फाउंड मोर देन वन रिकॉर्ड। उसी टाइप सिलेक्ट क्वेरी से जो मैं रिकॉर्ड फाइंड आउट कर रही हूँ वो रिकॉर्ड एक से ज़्यादा है, मतलब कि मैंने लिखा है कि व्हेन नेम इज इक्वल टू दिस, तो उस तरह के 2 नाम है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड जब फाइंड होता है तब टू मैनी रोज एक्सेप्शन आर जनरेटेड। देन लॉगिन के टाइम पे अगर यूजर नेम और पासवर्ड गलत है तो लॉगिन डिनाइड एक्सेप्शन। देन कोई भी एग्जीक्यूशन लॉगिन के बिना स्टार्ट हो जाता है तो दैट वन इज अ नॉट लॉग्ड ऑन एक्सेप्शन। देन अगर कर्सर इज अटेम्प्ट टू यूज विच इज नॉट ओपन, ओके, कुछ ओपन नहीं है और उसके ऊपर मैंने कर्सर डाली है तो दैट वन इज अ इनवैलिड कर्सर एक्सेप्शन। उस तरह से ये बहुत सारे एक्सेप्शन है। प्रोग्राम एरर एक्सेप्शन विच इज जनरेटेड एज अ इंटरनल, मतलब कि PL/SQL के अंदर कोई इंटरनली प्रॉब्लम आएगा तो प्रोग्राम एरर एक्सेप्शन आर जनरेटेड। देन डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्शन, देन वैल्यू एरर एक्सेप्शन एंड अदर एक्सेप्शन। अगर मैंने अदर लिखा है तो ये वो जो एक्सेप्शन वाला पार्ट होगा वो ये सब एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। क्या है कि अगर मैंने 0 डिवाइड एक्सेप्शन लिखा है तो वो प्रोग्राम के अंदर अगर ये 0 डिवाइड के अलावा कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो वो हैंडल नहीं होगा, बट मैंने अदर एक्सेप्शन लिखा है तो वो सब एक्सेप्शन चेक करेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग अपने हिसाब से एक्सेप्शन चेक करवा सकते हैं। तो दैट वन इज द नेम एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नंबर्ड एक्सेप्शन क्या है वो देखेंगे, देन उसकी सिंटेक्स देखेंगे कि नंबर्ड एक्सेप्शन और नेम्ड एक्सेप्शन के पूरा कैसे लिखा जाता है, आप वो लिखेंगे और उसके रिलेटेड एक प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है नेम्ड और नंबर्ड एक्सेप्शन दोनों के लिए। ओके, तो इन टूडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सेप्शन पार्ट, exception handling part, and then built-in exception handler, after that diagram for the exception handler, then type of exception और exception कैसे लिखा जाता है उसकी syntax, then type of exception में से हमने system exception स्टार्ट किया और system exception में हमने named exception डिस्कस किया है। तो दूसरा जो पार्ट है नंबर एक्सेप्शन, उसके बाद उसकी सिंटेक्स और दोनों के लिए एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आज हमने एक्सेप्शन वाला पार्ट डिस्कस किया है। थैंक यू।